क्या कोशिकीय रोध के अंदर हमने भक्षण की क्रिया भी पढ़ ली? क्या बात है। हाँ तो बच्चों, अब हम बात करते हैं जिसके बारे में आप चाहो। अब हम, हाँ ये बात ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया है और हमें प्राकृतिक मारक कोशिकाओं के बारे में बात करनी है। वो नहीं की ना अभी बात हमने? देखो आपने ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आपको बताया गया था कोशिकीय रोध, और कोशिकीय रोध में आपने 4 कोशिकाओं के नाम लिखे। बोलना एक बार, बहुरूप केंद्रक, श्वेताणु उदासीन रंजी, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइड न्यूट्रोफिल। याद है ना बच्चों? एक लाणु या एक केंद्रकाणु मतलब मोनोसाइट, वृहद भक्षकाणु मतलब मैक्रोफेज, और प्राकृतिक मारक कोशिका मतलब नेचुरल किलर सेल्स। ये 4 नाम हमने लिखे थे। उसमें से क्या सबसे पहले आपको बताया कि जो है वो पीएमएनएल न्यूट्रोफिल जो होती है वो आकार में छोटी परंतु भक्षण करने वाली, कुल डब्ल्यूबीसी की 60 से 65%, जिसके केंद्रक में 3 से 5 पालियां। याद है ना बच्चों? और ऐसा है बहुरूप केंद्रक, श्वेताणु उदासीन रंजी, और ये है हमारे शरीर का माइक्रो पुलिसमैन। पढ़ा था क्या? बहुत बढ़िया। उसके बाद हमने बात की थी इसी तरह से मोनोसाइट के बारे में, जो आकार में तो है बड़ी लेकिन करती ये भी भक्षण है। क्या आपको बताइए हमारे शरीर की सफाई कर्मी? और आप जानते ही होंगे बच्चों की ये 6 से 8% है कुल डब्ल्यूबीसी की, और अपने बड़े आकार और भक्षण क्रिया के कारण ये माइक्रो या मैक्रो पुलिसमैन, मैक्रो पुलिसमैन। तीसरा नाम आपको बताया कि जो मोनोसाइट रक्त से निकलकर उत्तकों में चली जाती है, और वही क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? मैक्रोफेज। और याद रखें बच्चों, ये उत्तकों में भक्षण की क्रिया करती है। बता दिया गया होगा हमारे जो है फेफड़ों की जो है, फुफ्फुस की जो है मैक्रोफेज है दष्ट कोशिका, यकृत की है, स्प्लीन या प्लीहा की है रेटिकुलर कोशिका, और मस्तिष्क की है माइक्रोग्लियल कोशिका। ठीक है, यहां तक की बात बताने के बाद ये बताया कि तीनों ही प्रकार की कोशिकाएं करती क्या है? भक्षण। तो फिर होता है भक्षण क्या? तो भक्षण में आपको पता है ना, सबसे पहले जो है भक्षक कोशिका चलती है किसकी ओर? किसकी ओर? रोग कारक की ओर। और इस गति को क्या बोलते हैं? रसायनुचलन, कीमो। उसके बाद वो उसकी सतह से चिपक जाती है, हो जाता है आसंजन मतलब एडरेंस। फिर उसका कर लिया जाता है अंतर्ग्रहण मतलब इंजेशन। फिर उसका कर दिया जाता है लाइसोसोम के जलभगटनी एंजाइम की सहायता से पाचन, डाइजेशन, और उसे मार दिया जाता है मतलब किलिंग। तो 5 स्टेप एक बार फिर से बोलना बच्चों, कीमोटैक्सिस, एडरेंस, इंजेशन, डाइजेशन, किलिंग। सही बात है ना बच्चों? ठीक है, अगर ये बात हो गई थी तो यही बात हो गई थी ना बच्चों? तो आज जो आपको बता दिया जाएगा वहां तक टेस्ट में आएगा, आप सबको पता है। और आज तो वैसे हम थोड़ा आगे भी पढ़ना शुरू कर देंगे, लेकिन अभी आपको जो बता दिया जाएगा वहां तक टेस्ट में आएगा, मैं बता दूंगा कहां पर आएगा। लेकिन अभी भी टेस्ट से पहले मैं आपसे कह रहा हूं बच्चों, कोई भी मानव जनन स्वास्थ्य का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। किसी को मॉड्यूल में कोई क्वेश्चन रह गया हो या किसी कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, पूछिए बच्चों मुझसे, क्योंकि टेस्ट तो आपको ईमानदारी से ही देना है ना, आपको पता है ना बच्चों। और ईमानदारी का मतलब यह है कि टेस्ट के लिए आपको प्रिपेयर होकर जाना है। आप मानसिक रूप से इस तरह से जाएं कि भैया मेरे को तो सर ने तो सब कुछ बता दिया, सर ने तो अपनी तरफ से पूरी तरह से सब कुछ क्लियर कर दिया, सर ने तो मुझसे 5 बार पूछ लिया कुछ पूछना है, तो फिर भी अगर नहीं आ रहा है तो मुझे खुद पर मेहनत करनी होगी। सही बात है बच्चों? ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ बच्चों, अभी पूछिए बच्चों मुझसे कुछ भी। हाँ हाँ हाँ, समझ गया? जल्दी चल के कुछ ये हाँ ये हाँ वो ये, अब जो भी है मछली तो नहीं होता, बस कम से कम ये पता है। हाँ लेकिन मतली मितली है ना, एक ही मतलब है उसका, है ना? जी घबराकर उल्टी आ जाना, है ना बच्चों? मिचलाना, ठीक है ना बच्चों? पढ़ा था ना हमने पहले भी, ठीक है। यस, तो कौन सा क्वेश्चन है? जन्म नाल का मतलब बर्थ कैनाल।
हाँ, सर्विक्स की गुहा को सर्विकल नाल कहते हैं। योनि के साथ जनन नाल बनाती है, जनन नाल नहीं जन्म नाल होना चाहिए। तो ये आंसर सही दिया गलत दिया है? हाँ कोई बात नहीं, वही करेक्शन होगा इसमें, जन्म कर दो, है ना, जनन नाल नहीं जन्म नाल कर लो उसको, है ना, ठीक है, जन्म नाल। क्या एससीजी का प्राथमिक कार्य कॉर्पस, गर्भावस्था में कॉर्पस ल्यूटियम का नियमन। गर्भावस्था के दौरान सामान्यतः कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखने की जिम्मेदारी है एलएच की, किसकी बच्चों? परंतु गर्भावस्था की कॉर्पस ल्यूटियम को कौन बनाए रखता है? एचसीजी। कौन बचे? सही बात है ना बच्चों, एक पहला कार्य। और एचपीएल का प्राथमिक कार्य गर्भावस्था के दौरान स्तन ग्रंथियों को दुग्ध निर्माण के लिए तैयार करना। प्राथमिक क्या, एक ही कार्य है, द्वितीय तो है ही नहीं। हाँ नहीं, यही सही बात है। क्या नाम है बोलो एक बार, नाम तुम्हारा नहीं, काम, ठीक है ठीक है, काम क्या है बोलना एक बार। क्या आपने पढ़ा है ना, एचपीएल गर्भावस्था के दौरान स्तन ग्रंथियों को दुग्ध निर्माण के लिए तैयार करता है, वही काम है, ठीक है। और हाँ यही ना, न्यूट्रोफिल। नहीं 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 नहीं, इंग्लिश में तो नहीं लिखा, 100% नहीं लिखा, नहीं लिखा। न्यूट्रोफिल जो होती है वो होती है 60 से 65% और मोनोसाइट 6 से 8%। ये बिल्कुल सही है, एक बार चेक करना बच्चे, मुझे बताना। और बोलो बच्चों, कुछ भी पूछो बच्चों मुझसे, इधर गर्ल्स में कोई भी डाउट है तो बोलो बच्चे। ऑक्सीटोसिन बच्चों सुनना, गर्भावस्था के दौरान ऑक्सीटोसिन नहीं, गर्भावस्था के अंत में ऑक्सीटोसिन आता है, प्रसव में मदद करता है। गर्भावस्था के पश्चात दुग्ध निर्माण जब होता है तो उसके निष्कासन में कौन मदद करता है? ऑक्सीटोसिन। लेकिन क्या सामान्यतः ऑक्सीटोसिन हमारे अंदर नहीं है? और क्या ये नर में नहीं है? मादा में नहीं है? दोनों में ही ऑक्सीटोसिन की एक अल्प मात्रा हमेशा रहती है, जो हमारी बॉन्डिंग के लिए आवश्यक है। वो हमारे प्रेम और हमारे, अगर हम बात करते हैं किसी के साथ जो बॉन्ड होता है, हमारी दोस्ती का संबंध जो है, हमारे दोस्त के साथ हमारा जो बॉन्ड है, हमारे जो है वो, अगर हम बात कर सकते हैं कि किसी प्रेमी प्रेमिका के मध्य जो बॉन्ड है, सही बात है। इसके अलावा माता और पुत्री के प्रेम को भी आप इसमें ले सकते हैं। तो लव हार्मोन भी ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है, जो एक बॉन्डिंग के लिए जरूरी होता है। सही बात है ना बच्चों। ऑक्सीटोसिन जो है जहां मादा में, ऑक्सीटोसिन जहां मादा के अंदर, हम बोलते हैं ना, एक माता जो है अपने बच्चे को जो प्यार करती है, तो माता जो अपने बच्चे को प्यार करती है वो उसके पीछे ऑक्सीटोसिन जिम्मेदार है। वैसे प्रोलैक्टिन भी कुछ मात्रा में जिम्मेदार है। और पिता जो है वो अपने परिवार के लिए अपनी जिम्मेदारी जो समझता है, वो भी किसके कारण है? ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन की अल्प मात्रा के कारण होता है। नहीं तो भाई सिंपल सी बात है, कोई मेरे को बोले कि पापा मेरे को ये चाहिए, बोले क्यों, मैंने ठेका ले रखा है क्या तेरा? क्यों पिता मेहनत कर रहा है अपने बच्चे के लिए, क्या क्यों क्यों भैया, ठीक है कर ले अपना, कर ले गुजारा, क्यों ही लगा रहता है? जबकि उसका बेटा चाहे उसको कुछ भी बोल देता हो बड़ा होने के बाद, फिर भी अपना पिता जो है वो एक कभी पुत्र से अलग होता है या नहीं होता है? नहीं होता। पुत्र चाहे अलग हो जाए, आपको पता है ये बात अच्छे से, ठीक है, लेकिन माता पिता जो है वो हमेशा हमारे साथ जुड़े ही रहते हैं। वो एक बॉन्डिंग है जो करवाता है एक हार्मोन, प्रोलैक्टिन तथा ऑक्सीटोसिन। पूछकर पता नहीं क्या ढूंढने लग गई, सुना तूने जवाब? अच्छा और बोलो बच्चों, मेरे को सबका आंसर है पता, पूछो ना। हाँ बेटो, आया, जल्दी पूछा अब। हाँ मेरे को एक बार वैसे बता देना, मैं देख लूंगा। 11th है क्या? 12th है? हाँ क्या, एक बार थोड़ी क्लियर लाइन बोलना मुझे। अंडाशय पुटक अपने परिवर्धन के विभिन्न चरणों में पीटिका में अंत स्थापित होते हैं। पीटिका का मतलब स्ट्रोमा। हाँ तो सही बात है ना, हाँ अंत, स्ट्रोमा में तो चल रहा है सब कुछ, स्ट्रोमा के कॉर्टेक्स में। तो स्ट्रोमा अंदर था पूरा, अंत स्थापित का मतलब अंदर ही बढ़ रहे होते हैं, अंदर ही विकसित हो रहे होते हैं।
सही बात है ना। अंडाशय पुटिकाएं, फॉलिकल, प्राथमिक से द्वितीयक से तृतीयक से, आप समझ गए ना, ग्राफिन पुटिका, ये स्ट्रोमा के अंदर ही अंत स्थापित होते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। समाहित तो कॉर्पस एल्बिकेंस होती है, बाकी सारी समाहित थोड़ी होते हैं। याद करो, कॉर्पस ल्यूटियम अगर नष्ट हो जाए तो वो कॉर्पस एल्बिकेंस में बदल जाती है और वो अंडाशय की दीवार में ही मिल जाती है, बाकी सब थोड़ी होते हैं। नहीं समझ में आई लाइन? मेरे पास लेकर आने में कोई लाइन एक बार हो जाना भिड़ो। हाँ, समरी में कहां पर है, किस जगह से है भाई बता दो, अब पूरा कहां पढ़ेंगे, किस जगह था? मादा जनन तंत्र में होगा ना। हाँ मिल गया मिल गया। अंडाशयी पुटक अपने परिवर्धन के विभिन्न चरणों में, क्या आप समझ गए? अपने परिवर्धन के विभिन्न चरण क्या है? प्राथमिक पुटक से द्वितीयक पुटक, द्वितीयक पुटक से तृतीयक पुटक, ये परिवर्धन के विभिन्न चरण है, इसमें कोई डाउट है क्या? ठीक है। चरणों में पीठिका स्ट्रोमा में अंत्य स्थापित होते हैं। सही बात है ना। अंत्य स्थापित का मतलब नहीं जानते हो, इसका मतलब तुम, अंत्य स्थापित का मतलब क्या होगा बच्चों? ठीक है, अंदर ही सेटल होते रहते हैं, मतलब उसी में विकसित होते रहते हैं। अंत्य स्थापित का मतलब अंदर ही, मैंने बताया ना, ये सारी पुटिकाओं का विकास कहां पर होता है? कॉर्टेक्स रीजन में या मेडुला में? कॉर्टेक्स में, बताया था ना बच्चों। तो इसने तो ज्यादा बोला, इसने तो बोला स्ट्रोमा में ही अंत्य स्थापित होते हैं, मतलब स्ट्रोमा में ही प्राथमिक पुटक, उसी में ही द्वितीयक पुटक, उसी में ही तृतीयक पुटक, उसी में ही ग्राफिन पुटक, उसी में अंत्य स्थापित का मतलब वहीं पे विकसित होते रहते हैं। और बोलो, बस यही लाइन थी। और कुछ बच्चे मेरे पास अभी है एनसीईआरटी। हाँ बोलना सही है, कब हो जाएगा? तो अड्डोत्सर्ग नहीं होगा, तो अड्डोत्सर्ग नहीं होगा तो आगे जाके सही बनेगा। हाँ हाँ कोई बात नहीं ना, तो बस यही तो बताना चाहता हूं कि टेस्टोस्टेरोन के कारण मादा में लिबिडो होती है, लेकिन बस यही बात तो मैंने बोला था कि अब बस आप याद मत रखिए, आप तो एस्ट्रोजन याद रख लीजिए। तो यही बोला था कि टेस्टोस्टेरोन वैसे मुख्यतः होता है लिबिडो के लिए, लेकिन मादा के अंदर, सुना, तो आपको अगर मैं एक बार क्या बता नहीं चुका हूं कि एस्ट्रोजन का निर्माण टेस्टोस्टेरोन से ही होता है। सर्टोली कोशिका एरोमेटेज, क्या नर के अंदर टेस्टोस्टेरोन से एस्ट्रोजन का निर्माण होता है? सर्टोली कोशिका से कुछ कारक आते हैं, नाम क्या था? एरोमेटेज, जो टेस्टोस्टेरोन से एस्ट्रोजन बनाता है, जो एस्ट्रोजन स्पर्मियोजेनेसिस में मदद करता है, पढ़ा था। मादा में भी टेस्टोस्टेरोन बनता है और वो जल्दी से परिवर्तित हो जाता है एस्ट्रोजन में, और ये एस्ट्रोजन में परिवर्तन के लिए भी एरोमेटेज आता है ग्रेनुलोसा कोशिका से। तो बस यही बात है ना, इतनी डिटेल नहीं बतानी थी, ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने बस सीधा बोल दिया मादा में एस्ट्रोजन आता है, जबकि वास्तविकता में तो मादा में भी पहले तो क्या बनता है? टेस्टोस्टेरोन, वो परिवर्तित किस में होता है? एस्ट्रोजन में, एरोमेटेज। तो टेस्टोस्टेरोन ही लिबिडो करवाता है, लेकिन वही तो मैं कहना चाहता हूं कि आप, ठीक है, इतना याद मत रखें, मैंने जितना पढ़ा दिया वो याद रखें। आप उस चीज के पीछे मत पढ़े कि सर आपने ये बोला था, बोला था, लिखाया था क्या? नहीं लिखाया था ना, बस जो लिखाया था उतना याद रखो। बोलने में तो मैं बहुत सारी बातें बोल सकता हूँ, बहुत सारी चीजें याद है अभी, है ना, वो याद नहीं रखनी है आपको, जो बता दिया उतने तक याद रखें। हाँ बेटू, हाँ एक सेकंड सुनना। हाँ सही बात है ना, गर्भ निरोधन के, हाँ तो सही बात है ना, जनन स्वास्थ्य की बात चल रही है। अगर गर्भ निरोधक को ज्यादा उपयोग में लोगे तो उसके साइड इफेक्ट है ना, तो साइड इफेक्ट के कारण वो जो है जनन स्वास्थ्य के लिए हमेशा सही नहीं है लंबे समय के लिए लेना। समझ गए इस बात को? क्योंकि आपको पता है कुछ दवाइयां ऐसी है जिनके साइड इफेक्ट थोड़े सादा भी है, तो लंबे समय के लिए इनको उपयोग में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया ना एस्ट्रोजन की अधिक मात्रा के कारण ब्रेस्ट कैंसर होता है। नहीं सुनाया था? बताया था ना कि इसके कारण जो है ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, ठीक है, स्तन ग्रंथियों में कैंसर होता है। और क्या बोल रहे थे? क्या? लैंगिक दुरुपयोग का मतलब वही सेक्स एब्यूज, सेक्स रिलेटेड क्राइम, समझ गए इस बात को? बलात्कार आ गया इसमें भाई, एक ही बात है। हाँ आएगा, है ना, क्योंकि एसटीडी होने के चांस होंगे, एसटीडी होने के चांस होंगे ना। हाँ बिल्कुल।
ठीक है। और गर्भ निरोधन का, हाँ गर्भ निरोधन का उपयोग करेंगे तो विफलता दर कमी तो होगी भाई। एक प्राकृतिक विधि है, उसकी विफलता की दर क्या है, ज्यादा, और गर्भ निरोधन के उपाय अपनाएंगे तो विफलता की दर क्या होगी, कम। सही बात है ना। हाँ पूरी लाइन बता, हो सकता है कुछ ट्विस्ट हो बात में। हाँ तो सही, और अब तो बिल्कुल ही क्लियर हो गई बात। अगर इन विधियों को सही तरीके से उपयोग में लिया जाएगा तो विफलता दर और कम हो जाएगी। सही तरीके से अब बोल दिया, ये गोली किस दिन तक रोज खानी है, अगर वो नियमित रूप से खा रही है, जैसा बताया वैसे खा रही है, तो बच्चा नहीं होगा। अब वो एक दिन में 21 खा जा रही है, तो ये बात इसलिए लिखी गई, समझ गए ना इस बात को, है ना, सही तरीके से नहीं ले रही है तो। ज्यादा सही क्या होता है प्राकृतिक विधि में सबसे ज्यादा विफलता दर है उसकी, जो पेनिस को रिमूव कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, बाह्य स्खलन विधि की विफलता सबसे ज्यादा है। फिर जो है वो लैक्टेशनल एमेनोरिया की, और ये सबसे कम है ये क्या बोला था हमने, हाँ क्या पहले वाले का नाम क्या था, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, मुझे इंग्लिश में याद है, हिंदी में याद कर रहा हूँ। हाँ उसकी, क्योंकि रिस्क पीरियड में अगर अवॉइड किया जाए तो सबसे ज्यादा, तो कपल मोस्टली इस वाले मेथड को ज्यादा यूज करते हैं कि भाई रिस्क पीरियड में कोइटस ना किया जाए। एक बच्चे ने ऐसा ही पूछा था, किसी ने मुझसे क्वेश्चन कि सर ऐसा लिखवाया आपने, कौन सा बच्चा था बताना, कि आपने ये लिखवा दिया कि इसमें कोई युक्ति उपयोग में नहीं ली जाती, और आपने फिर लिखवा दिया इसमें युक्ति उपयोग में ली है। कौन सा बच्चा था, एक बार बताओ तो बच्चों। हाँ इसने मैसेज किया था। तो बच्चों मैं यही बताना चाहता हूँ, अब चाहे वो, तो मैंने आपको एक एक्स्ट्रा बात बता दी कि भाई रिस्क क्या है आपका, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मेथड का मतलब क्या है बच्चे, हिंदी में क्या बोलते थे, आवधिक संयम मेथड ये है कि इस अवधि के दौरान जो है वो, इसमें जो रिस्क पीरियड है उसमें क्या ना हो, मैथुन ही ना हो। अगर मैं इतना बोलता मैथुन ही ना हो, सही बात है, तो फिर तो तुम पूछते ही नहीं है डाउट मुझसे, सही बात है। लेकिन फिर भी मैंने तो यहाँ पर बोल दिया कि भाई उस दौरान मैथुन हो भी जाए तो कोई युक्ति उपयोग में ले ली जाए, समझ गए। तो फिर आप ये मत बोलिए कि सर युक्ति उपयोग में ले रहे हैं तो इसमें तो युक्ति उपयोग में लेते हैं, नहीं, फिर मैं तो इस बात को बस, मैं तो आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि भाई इसके साथ में ये वाला मेथड भी काम में ले लो, तो फिर बच्चा होने के बिल्कुल ही चांस नहीं है ना। अब मैं किसी कपल को ये बोल दूं बीच के 7 दिन मैथुन क्रिया मत करना, तो ये जो है वो, जो है वो, आपको लगता है मानेगा इस बात को, ठीक है, वो कपल इस बात को मानेगा ही नहीं, क्योंकि वो बोलेगा 7 दिन तक मैथुन क्रिया मत करो, ये क्या बात बोल दी आपने, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। तो यहां पर बस ये है कि हम उसको ये बोल दें कि इस दौरान मैथुन क्रिया होती है तो क्या होगा, कॉन्डम उपयोग में ले लिया जाए, इसलिए मैंने लिखवाया बच्चे को, ठीक है। बोलो। कॉपर टी, कॉपर टी निषेचन को रोकता है, आपको पता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 18 में आरोपण को रोकने की बात लिखी है, तो वो क्वेश्चन आया हुआ है तो मैचिंग के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, सही बात है, क्योंकि जो निषेचन को रोकेगा वो आरोपण को भी तो रोक ही रहा है। लेकिन ज्यादा अच्छा यह है कि कॉपर टी शुक्राणु की गतिशीलता को कम करता है और उनकी, ठीक है, और बोलो। वो फिट कैसे होता है, हो जाता है। सारे क्वेश्चन, कोई नया क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, खास बात यही है, ठीक है, हो जाता है फिट, ठीक है। तो फिट करने के बारे में ना सोचे, काम कैसे करता है ये सोचे, ठीक है, ठीक है। देख रहे हो गर्ल्स के बॉयज को कितने डाउट्स होते हैं, गर्ल्स को डाउट नहीं होते हैं, सही बात है ना बच्चे, है ना, और इनके डाउट कितने ज्यादा अच्छे हैं, कंसेप्ट कितने ज्यादा शानदार है इनके, है ना, समझ पा रहे हो तुम लोग, है ना। ये जीवन के सभी ज्ञान आज ही ले लेना चाहते हैं, ठीक है, और मैं इनका गुरु हूं, तुम्हें बताया दिया था मैंने पहले ठीक है, ठीक है, चलो भाई। अब हाँ चलो बच्चों, एक बच्चे ने पूछा क्या लाइन है, हाँ ऐसा जो बच्चा बता रहा था, हाँ तो फिर आप मतलब क्या लिखा है, एक बार फिर से बोल देना। नहीं तो फिर ये बात गलत है, हमको क... एक बार दिखा देना बच्चे, बताना बेटा ये था।
न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट 6 to 8%, मोस्ट अबेंडेंट 60-65% ऑफ द टोटल बीबीसी। पहले लिखा है ना, न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबेंडेंट सेल, 60 to 65% लिखा है क्या पहले? ठीक है, ऑफ टोटल बीबीसी, एंड बेसोफिल आर लीस्ट 0.5 to 1% अमंग देम। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स, नहीं समझे ही नहीं बात का। न्यूट्रोफिल, अब वो अलग ही बात कर रहा है, न्यूट्रोफिल की तो बात अलग कर दी, और मोनोसाइट जो होती है 6 to 8%, ऐसे बोल रहा है। वो लाइन आगे बोलना चाहता है कि अब मैं परसेंटेज ना पढ़ूं तो ये क्या बोलना चाह रहा है, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स आर फेगोसाइटिक सेल्स, ये बोल रहा है। वो तो उसने न्यूट्रोफिल के लिए पहले बोल दिया, तो मोनोसाइट के लिए यहां पर बोल दिया 6 to 8, दोनों मिलाकर 6 to 8 नहीं है। भिड़ो, समझ गया ना? समझ गए बच्चे? ठीक है, कोष्टक में ही लिखा है यहां भी, चिंता मत कर। ठीक है, हाँ बच्चों चलिए, अब पढ़ ले, बोलो बच्चों, आवाज नहीं आ रही है? ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जिसके बारे में, वो है हमारा 4th नंबर, नेचुरल किलर सेल्स, एनके सेल्स, प्राकृतिक मारक कोशिका। आइए प्राकृतिक मारक कोशिका के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। एनके सेल, चौथा नाम यही बचा था ना बच्चों, प्राकृतिक मारक कोशिका की बात करते हैं बच्चों। बच्चों लिखिएगा, यह विशेष प्रकार की बड़ी कणिका में, यह विशेष प्रकार की बड़ी कणिका में लिम्फोसाइट या लसिकाणु है। बड़ी कणिका में लिम्फोसाइट या लसिकाणु है। लिम्फोसाइट या लसिकाणु है जो भक्षण नहीं करती, ये बताया था बच्चों। लेकिन एनसीईआरटी याद है ना बच्चों, चारों नाम मिलाकर लिख दिया जाए कि ये भक्षण क्रिया द्वारा, याद है? तो आप एनसीईआरटी मानेंगे कि सही है, अलग से आएगा तो नहीं मानेंगे, तभी तो अलग से लिख रहे हैं, अलग से तो लिख रहे हैं हम, तो वो भी अलग से बोलेगा तो नहीं मानेंगे। ठीक है, ठीक है, यस, जो भक्षण क्रिया नहीं करती, लिखिएगा, जो भक्षण क्रिया नहीं करती, लिख लिया ना यहां तक? ठीक है, लिखिएगा, इनमें पाई जाने वाली गोल्जिकाए, इनमें पाई जाने वाली गोल्जिकाए द्वारा कुछ रसायन स्रावित किए जाते हैं जो परफोरिन कहलाते हैं। सुना है कभी नाम? लिखा है बच्चों, जो परफोरिन कहलाते हैं, जो वायरस संक्रमित कोशिकाओं तथा कैंसर कोशिकाओं, जो वायरस संक्रमित कोशिकाओं तथा कैंसर कोशिकाओं संक्रमित कोशिकाओं तथा कैंसर कोशिकाओं पर छिद्र बना देते हैं, जिससे वह फूलकर फट जाती हैं। समझ गए ना कैसे? लाइसोजाइम भी ऐसे करता था, जिससे वह फूलकर फट जाती हैं। अर्थात यह रोग कारक की वृद्धि को रोकते हैं। अर्थात यह रोग कारक की वृद्धि को, वृद्धि गुणन भी बोल सकते हैं,
वृद्धि या गुणन को रोकते हैं। वृद्धि या गुणन को रोकते हैं। सुनना बच्चों, 3 प्रकार की कोशिका के अलावा एक चौथा नाम आपके सामने लिखा गया, वो है कौन? ठीक है, उसका नाम है प्राकृतिक मारक कोशिका। बच्चों, आपने एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये 5 नाम सुने हुए हैं। उनमें से लिम्फोसाइट में भी आपने 2 नाम सुने हैं, बी लसिकाणु तथा टी लसिकाणु। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट सुना है क्या सब बच्चों सभी ने? और ये बी और टी लिम्फोसाइट जो होती हैं, है ना बच्चे, जो बी और टी लिम्फोसाइट होती हैं, ये बी तथा टी लिम्फोसाइट जो है, इसके अलावा भी एक विशेष प्रकार की कणिका में लसिकाणु और होती है रक्त में, जिसे क्या कहा जाता है? नेचुरल किलर सेल। बोलना बच्चों सभी, जिसको क्या कहते हैं बच्चे? प्राकृतिक मारक कोशिका। और बच्चों याद रखिएगा, ये जो प्राकृतिक मारक कोशिका है, इसके अंदर गोल्जी बॉडी पाई जाती है। जब इसमें हमने बोला ना कि कणिका में है, तो हमने देखा कि इसमें कणिकाएं क्या है। तो जब हमने कणिकाओं के बारे में पता किया कि इसका कणिकाओं को देखो भैया, ये कणिका में कोशिका द्रव्य है, तो ये कणिकाएं निकली गोल्जी काय। क्या निकली बच्चे? गोल्जी काय। और गोल्जी काय के बारे में जब हमने अध्ययन किया कि भैया इसमें इतनी सारी गोल्जी काय क्यों है, जैसे हमने पढ़ा था ना, भक्षक कोशिका में ज्यादा लाइसोसोम है, लायन काय ज्यादा थे, तो हमें पता चला कि अच्छा इसी की सहायता से भक्षण होता है। सही बात है बच्चे, ठीक है। वैसे ही जब हमने ये पता किया कि इन कोशिकाओं के अंदर जो है गोल्जी काय ज्यादा क्यों है, तो ये पता चला इन्हीं गोल्जी काय से कुछ रसायन आते हैं, और ये रसायन परफोरिन कहलाते हैं। बोलना बच्चों, क्या कहलाते हैं? बोलना पीछे बच्चे, क्या कहलाते हैं? परफोरिन कहलाते हैं। और ये परफोरिन जो है वही करते हैं जो लाइसोजाइम करता था। ये क्या करते हैं? विषाणु संक्रमित कोशिका पर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, विषाणु पर नहीं, विषाणु संक्रमित कोशिका पर तथा कैंसर कोशिकाओं पर छिद्र बना देते हैं, और जिस कारण कैंसर कोशिकाएं और विषाणु संक्रमित कोशिकाएं फूलकर फट जाती हैं। समझिएगा, ये रही एक कोशिका, और इस कोशिका जो है ये अभी एक सामान्य कोशिका है। ये है एक सामान्य कोशिका, ये एक आम कोशिका है हमारी। आम मतलब सामान्य, ठीक है, ठीक है, नॉर्मल सेल, ठीक है। और ये जो सामान्य कोशिका जो है, ये सामान्य कोशिका जो होगी बच्चों, इस सामान्य कोशिका पर ये आया विषाणु। और विषाणु आप जानते हैं ना बच्चों, सभी ने सुना होगा, विषाणु सजीव व निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी है। सुने हो क्या बच्चे? और सजीव व निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी जो विषाणु होता है, इस विषाणु ने जब शरीर के बाहर था तो मृत था, लेकिन जब ये शरीर में आ गया बच्चे, तो ये कैसा हो गया है? जीवित हो चुका है। अभी किसी कोशिका को प्रभावित कैसे करता है? एक कोशिका विषाणु के आने पर संक्रमित कैसे हो जाती है? तो विषाणु आता है, लेकिन इसका ये जो खोल है, जो एनवलप है, ये बाहर ही रह जाता है, जबकि इसका जेनेटिक मटेरियल कोशिका में प्रवेश कर जाता है, इसका जनिक पदार्थ कोशिका में प्रवेश करवा देता है। और आप जानते ना, हमारी कोशिका के पास अपना डीएनए, ये हमारी कोशिका जिसके पास अपना डीएनए दिख रहा है बच्चों आपको, ठीक है, और इसका जनिक पदार्थ हमारी जनिक पदार्थ से जुड़ जाता है। और इसका जनिक पदार्थ देख सकते हैं बच्चों, विषाणु का जनिक पदार्थ क्या बताइए, हमारे जनिक पदार्थ के साथ जुड़ गया, और ये हमारी जेनेटिक मशीनरी को, ये हमारी जनिक मशीनरी को अपने नियंत्रण में ले लेता है। क्या आप समझ पाए विषाणु करता कैसे है काम? जब शरीर से बाहर है तो विषाणु जीवित है या मृत है? मृत है। लेकिन जैसे ही वो शरीर में जाता है, किसी भी माध्यम से जाए, ठीक है, जाते ही क्या कर देता है बच्चे? जाते ही विषाणु जो होता है वो हमारी कोशिका के अंदर अपने जनिक पदार्थ को प्रवेश करवा देता है, तथा इसका जनिक पदार्थ हमारे डीएनए के जनिक पदार्थ के साथ जुड़ जाता है, हमारे डीएनए से जुड़ जाता है। और जैसे ही जुड़ जाएगा तो अब ये हमारे जनिक पदार्थ को, हमारी जेनेटिक मशीनरी को कंट्रोल में कर लेता है। ये बोलता है कि अब मैंने आपके डीएनए पर नियंत्रण कर लिया है, अब मैं जो चाहूंगा वही होगा। विषाणु कहता है अब मैं जो चाहूंगा वही होगा। बोले बोलिए, फिर बोलिए क्या करना है? बोले तुम कर भी क्या सकते हो? जो कर सकते हो वही करो। वही जानते होंगे आप, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, नाम सुने कभी आपने? ये करवाता है प्रतिकरण, करीजिए प्रतिकृतिकरण, है ना।
इससे कहता है अनुलेखन कीजिए, अनुवादन कीजिए। बच्चों सुना है ना, डीएनए से कहता है और डीएनए बनाओ, आरएनए बनाओ, प्रोटीन बनाओ, यही तो था बच्चों, सुना है क्या कभी आपने? और इस तरह से अब ये कोशिका आम कोशिका नहीं रही, ये कैसी कोशिका हो गई है? मेंटोस कोशिका है ना? नहीं, ये कोशिका हो गई है विषाणु संक्रमित कोशिका। कैसी हो गई है बच्चों? ये विषाणु संक्रमित कोशिका हो गई है। इसका मतलब इसके डीएनए पर नियंत्रण कर लिया गया है, और डीएनए पर नियंत्रण कर लिया तो उस कंडीशन में क्या हो गया? जनिक पदार्थ जब जुड़ गया तो इसने बोला नया डीएनए बनाओ, नया आरएनए बनाओ, नया प्रोटीन बनाओ। लेकिन जो भी बनेगा वो कोशिका का होगा या विषाणु का? विषाणु का, क्योंकि विषाणु के नियंत्रण में, ठीक है। इसलिए इसके अंदर नए नए विषाणु बनने शुरू हो जाएंगे और विषाणु का गुणन शुरू हो गया। अरे समझ गए क्या? बताइए। और अब ये जब ये कोशिका में बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे तो एक समय तो ऐसा आएगा ना बच्चों कि एक समय के पश्चात, समझ ही गए होंगे बच्चों, एक समय के पश्चात क्या हो जाएगा? ये कोशिका नष्ट हो जाएगी और इससे ये विषाणु बाहर निकलेंगे और दूसरी कोशिका में जाकर भी यही करेंगे। तो बोलिए बच्चों, क्या विषाणु का संक्रमण शरीर में कैसे होता है? सबको समझ में आया? विषाणु आता है, उसका जनिक पदार्थ कोशिका में जाता है, कोशिका के ऊपर नियंत्रण करता है, और नियंत्रण करते ही क्या हो जाता है बच्चों? उसके बाद वो हमारी कोशिका पर नियंत्रण कर लेता है, अपने आप को बढ़ाने लगता है, क्योंकि उसको जो भी अपने आप को बनाने के लिए चाहिए, उसको अपने आप को बनाने के लिए अब उसका जनिक पदार्थ चाहिए, उसको प्रोटीन चाहिए, उसको एंजाइम चाहिए, वो सब कुछ हमारे अंदर प्रतिकृतिकरण, अनुलेखन, अनुवादन, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन करके बनवाता है और खुद अपने आप गुणन करने लगता है, संख्या बढ़ाने लगता है, और इस कोशिका को नष्ट करके फिर दूसरी कोशिका में वैसे ही करता रहता है और हमारी कोशिका नष्ट होती जाती है और हमें रोग हो जाते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आई बच्चों? लेकिन कोशिका का नाम है प्राकृतिक मारक कोशिका। अब प्रतिरक्षा की बात चल रही है। प्राकृतिक मारक कोशिका, अब ये जैसे ही विषाणु संक्रमित कोशिका हो जाएगी और जब ये गुणन कर रहा होगा, इतने में ही प्राकृतिक मारक कोशिका आएगी और इस पर बहुत सारे छेद बना देगी। याद है ना बच्चों? इस पर बहुत सारे पोर, भूल गए क्या? हम तुम में बहुत सारे पोर बनाएंगे, ठीक है। और जब इसमें बहुत सारे छिद्र बना दिए जाएंगे तो इसमें जल प्रवेश करेगा, ये फूलकर फट जाएगी। तो बताइए बच्चों, हुआ क्या? क्या विषाणु मरा? क्या ये विषाणु संक्रमित कोशिका मरी है? अब विषाणु संक्रमित कोशिका मर जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा? एक विषाणु कोशिका में जा रहा है और विषाणु कोशिका में जाकर इतनी मेहनत कर रहा है कि मैं जनिक पदार्थ से जुड़ूं, उसके बाद प्रतिकरण करेंगे, फिर ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, फिर ट्रांसलेशन करेंगे, फिर कॉपी बनेगी मेरी बहुत सारी, फिर मैं दूसरी, इतने में वो ये प्रोसेस शुरू कर रहा है, ये प्रोसेस चल रहा है। इतने में प्राकृतिक मारक कोशिका आई, उसने छेद किया और कोशिका फट गई। वो कोशिका में आया, उसने बोला है कहां गया? सब खत्म। बोले चलो कोई दूसरी कोशिका में जाते हैं। दूसरी कोशिका में जाकर थोड़ी बहुत संख्या बढ़ाएगा, इतने में वो कोशिका भी उड़ा दी। तो बताइए, कोई मिलाकर ये विषाणु को मारता है या विषाणु के गुणन को रोकता है? यही लिखा है, विषाणु की वृद्धि को, गुणन को, जीवाणु रोग कारक की वृद्धि को रोकता है, रोग कारक को नहीं मार रहा, रोग कारक को नहीं मार रहा। दूसरी बात, एक बहुत अच्छी बात यह कि ये कैंसर कोशिकाओं के ऊपर भी काम करता है। कैंसर कोशिकाएं जो होती हैं बच्चों, कैंसर की अवस्था में वो कोशिकाएं थोड़ी सी, याद रखें, विकृत हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं कैंसर में पढ़ेंगे, उत्परिवर्तन के कारण ऐसा होता है। और जब वो कोशिकाएं जब विकृत हो जाती तो उनके ऊपर जो एक विशेष प्रकार के ग्राही जो है वो बन जाते हैं। उन ग्राही की सहायता से प्राकृतिक मारक कोशिकाएं इन कोशिकाओं को पहचान पाती है और इनके ऊपर भी छिद्र बना देती है और कैंसर कोशिकाएं भी फूलकर फट जाती है। लेकिन बात यह आ जाती है कि अगर कैंसर कोशिकाएं फूलकर फट जाती हैं तो फिर कैंसर ही क्यों हो जाता है? सही बात है कि कैंसर कोशिकाएं, अगर किसी को कैंसर हो, उसकी प्राकृतिक मारक कोशिकाएं आए और उस कैंसर कोशिका पर छिद्र बना दे, कैंसर कोशिकाएं फूलकर फट जाए तो वो तो कैंसर ठीक हो गया। सही बात है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चों, क्योंकि इनके कार्य करने की दर बहुत कम है। अगर हम बोले कि अगर किसी कैंसर वाले व्यक्ति में प्रतिदिन 1 लाख कैंसर कोशिकाएं बनती हैं तो ये 1000 को मारती है। तो मुझे तो नहीं लगता कि इससे कोई, अगर आप सोचते हैं कि इससे ट्रीटमेंट हो जाए,
किसी बच्चे ने मुझे कहा कि ऐसा कर दो सर, किसी बाहर से प्राकृतिक मारक कोशिका शरीर में डाल दो। तो बच्चों, प्राकृतिक मारक कोशिका एक WBC है, और WBC जो है, आप पहली बात तो समझ गए, बिना ऐसे तो किसी में से डाल सकते नहीं है, आपको दाता ढूंढना होगा। और बताइए, अगर मैंने इस व्यक्ति से WBC निकाल के इस व्यक्ति में डाल भी दी, तो प्राकृतिक मारक कोशिका निकालकर इस व्यक्ति में डाल दी है, तो बताइए क्या आप जानते हैं ना कि हमारी WBC का जीवन काल तो केवल 24 घंटे है। तो मैंने आज काम चला दिया, अगले दिन नया दाता ढूंढूं, इसमें से फिर डाल दूं, फिर अगले दिन नया दाता ढूंढूं, फिर इसमें डाल दूं, क्या यही काम रह गया? ये कोई चिकित्सा का तरीका हुआ कि रोज एक नया दाता पकड़ो और उसमें से कुछ प्राकृतिक मारक कोशिका, और वो भी क्या उस दर से मार पा रही है? रोज 1 लाख बन रही है, 1000 मार रही है, आपने ज्यादा डाल दी 2000 मार रही है, 10,000 मार रही है। ऐसे काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। और उनका जीवन काल तो केवल कितना है? 24 घंटे। इस प्रकार से काम करती है प्राकृतिक मारक कोशिका। कोई डाउट है किसी को? हाँ, सेल को कहां बचा पा रही है? सेल को मारी तो रही है, सेल को तो बचा ही नहीं ना। दूसरी सेल के अंदर वही तो रेट स्लो हो गई। मैं ये तो बोल रहा हूं, बचा नहीं रही है, रेट को स्लो कर दे रही है, इस पूरी प्रक्रिया को तेज कर रही है या धीमा? भाई अगर ये इस कोशिका में बने रहते और इस कोशिका के अंदर ये 1000 हो जाते और उसके बाद इस कोशिका से बाहर निकलते, तो नहीं 1000 कोशिका को प्रभावित करते। अभी ये 10, 20, 50 हुए, इतने में कोशिका को अगर नष्ट कर दिया जाए, तो अभी 10, 20, 50 जो है नई कोशिका को करेंगे, तो अभी रेट फास्ट होगी, स्लो कम कर देती। तभी तो लिखा, मारती कहीं नहीं लिखा है, मारती कहीं भी नहीं लिखा है, देख लीजिएगा, रोग कारक की वृद्धि को रोकती, गुणन को रोकती है लिखा है। सही बात है। आइए बच्चों, अब हम ये बच्चों कोशिकीय रोध खत्म। कोशिकीय रोध में 4 नाम बच्चों क्लियर हो गए सभी को। अब हम जिसके बारे में बात करते हैं बच्चों, वो है साइटोकाइन बैरियर। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? साइटोकाइन बैरियर की बात करते हैं बच्चों, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं साइटोकाइन। बच्चों, कोशिकाओं से निकलने वाले कुछ रसायन साइटोकाइन कहलाते हैं। कोशिका से निकलने वाले कुछ रसायन क्या है बच्चों? साइटोकाइन कहलाते हैं। और ये साइटोकाइन बैरियर किस प्रकार से प्रतिरक्षा देते हैं, आइए इसकी बात करते हैं। करें बच्चे बात? ठीक है, साइटोकाइन रोध के बारे में बात की जाए। साइटोकाइन रोध के बारे में अगर हम बात करें, तो साइटोकाइन रोध के अंदर आप सभी ने एक नाम सुना होगा, इंटरफेरॉन। सभी ने सुना है क्या शब्द? बच्चों सुनिएगा, इंटरफेरॉन जो होते हैं, कौन बच्चे? इंटरफेरॉन जो होते हैं, ये विषाणु संक्रमित कोशिका से आते हैं। किससे आते हैं? विषाणु संक्रमित कोशिका से आने वाले कुछ, हम बोल सकते हैं कि रसायन है, वायरल प्रोटीन, एंटीवायरल प्रोटीन है, प्रति विषाणु प्रोटीन है, जो करते क्या है, अन्य कोशिकाओं को विषाणु संक्रमण से बचाते हैं। बहुत आराम से सुनिए, अब सुनते हैं ढंग से, ठीक है। इंटरफेरॉन, एक शब्द आएगा साइटोकाइन। साइटोकाइन में कोशिकाओं से निकलने वाले रसायन क्या है बच्चे? साइटोकाइन। इस बात को लिख लीजिएगा पहले तो, कोशिकाओं से निकलने वाले रसायन, हाँ साइटोकाइन रोध में लिख रहे हैं हम, कोशिकाओं से निकलने वाले रसायन जो अन्य कोशिकाओं को सिग्नल देने का काम करते हैं। सिग्नल समझ गए बच्चों? संदेश। कोशिकाओं से निकलने वाले रसायन जो अन्य कोशिकाओं को सिग्नल या संदेश देने का कार्य करते हैं, साइटोकाइन कहलाते हैं। साइटोकाइन कहलाते हैं। जैसे फर्स्ट, अब उदाहरण बता रहे हैं बच्चों साइटोकाइन के। फर्स्ट, पहला लिखिएगा इंटरल्यूकिन, एक नया नाम, कभी सुना है क्या आपने? कोई बात नहीं। पहला नाम इंटरल्यूकिन लिखिएगा। एक WBC से निकलकर
एक डब्ल्यूबीसी से निकलकर दूसरी डब्ल्यूबीसी को प्रेरित करने वाले रसायन, एक डब्ल्यूबीसी से निकलकर दूसरी डब्ल्यूबीसी को प्रेरित करने वाले रसायन इंटरल्यूकिन कहलाते हैं। तो एक नाम और मैंने आपको नया बता दिया बच्चों, इंटरल्यूकिन। आगे भी बताऊंगा, आप आगे देखेंगे कि टी हेल्पर, क्या कुछ नाम सुना है किसी ने? टी सहायक कोशिका सुना है बच्चों? टी सहायक कोशिका से एक रसायन निकलेगा जिसका मैंने अभी बोला नाम क्या? इंटरल्यूकिन। क्या बोला सभी? और ये बी लसीकाणु पे जाएगा और बी लसीकाणु को कहेगा कि एंटीबॉडी बनाओ। क्या कहेगा? एंटीबॉडी बनाओ। तो बताओ, एक डब्ल्यूबीसी से निकलकर दूसरी डब्ल्यूबीसी, बताओ टी सहायक कोशिका एक डब्ल्यूबीसी है या नहीं है? टी लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी है या नहीं है? और बी लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी है ना बच्चों, लिम्फोसाइट। समझ गए इस बात को? तो जो एक डब्ल्यूबीसी से निकले और दूसरी डब्ल्यूबीसी को कहे कि भैया ये काम करो, वो क्या कहलाते हैं? इंटरल्यूकिन। क्या कहलाते हैं? और वो आप पता ही चल गया ना, एक कोशिका से निकल के दूसरी कोशिका, तो इंटरल्यूकिन एक प्रकार का साइटोकाइन हुआ या नहीं हुआ? हुआ। ऐसे ही हम दूसरा उदाहरण जो हम बोलते हैं वो है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन हिंदी में लिख देते हैं इंटरफेरॉन, यही है इसकी हिंदी, इंटरफेरॉन। बच्चों, क्या मतलब है इंटरफेरॉन शब्द का? अरे बेटो, इंटरफेरॉन का मतलब क्या है? इंग्लिश में मतलब बताओ ना। इंटरफेरॉन, इंटरफेयर। क्या बोलते हैं? मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत कर, मेरे काम में इंटरफेयर मत कर। अपन नॉर्मली बोल देते हैं भैया मेरे काम में टांग मत अड़ा। समझ गए ना? तो इंटरफेयर करने वाले इंटरफेरॉन। अब हमें प्रतिरक्षा हमें दी जा रही है, तो बताइए किसके काम में टांग अड़ाई जा रही है? विषाणु के काम में टांग अड़ाई जा रही है, रोग कारक के काम में टांग अड़ाई जा रही है। रोग कारक शरीर में आकर चाहता है कि अपनी संख्या बढ़ाए, लेकिन ऐसा रसायन आए जो कहे कि नहीं, मेरा तो काम ही टांग अड़ाने का है, मेरा तो नाम ही रखा गया है इंटरफेरॉन, मैं तो इंटरफेयर करने के लिए बनाऊं। तुम अपनी संख्या बढ़ाओ लेकिन मैं बढ़ाने नहीं दूंगा, मैं टांग अड़ाऊंगा, मैं इंटरफेयर करूंगा। इसीलिए नाम क्या है बच्चे? इंटरफेरॉन। क्या नाम से काम समझ में आ रहा है ना? तो अब आगे से इंटरफेरॉन को रटिए मत, समझिए। समझ गए इस बात को? ठीक है। अब समझिए बच्चों, इंटरफेरॉन जो होता है, जो इंटरफेयर कर रहा है, अब वो कैसे काम करता है बच्चों? अब मैं पूरी बात बताता हूं। इंटरफेरॉन जो होते हैं बच्चों, वो आते हैं, सबसे पहले तो ग्लाइकोप्रोटीन प्रकृति के होते हैं, इनमें 270 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं और इनका आणविक भार कम होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट। ये कोई समझने वाली बात नहीं है। समझने वाली बात पर आइए। समझने वाली बात यह है कि इंटरफेरॉन विषाणु संक्रमित कोशिका से आते हैं। ये एक कोशिका थी, सामान्य कोशिका, विषाणु आया और ये कोशिका हो गई है बच्चों कैसी? विषाणु संक्रमित। कैसी होगी बच्चे? विषाणु संक्रमित कोशिका हो गई है। सही बात है बच्चे? अगर ये कोशिका अगर अब विषाणु संक्रमित हो गई है, तो ये कोशिका तो बोलेगी मैं तो गई, मैं तो अब गई, मैं तो मरूंगी क्योंकि मेरे अंदर तो विषाणु संक्रमण हो गया है। लेकिन मरते मरते ये कोशिका कुछ रसायन स्रावित कर देती है और उसे कहते हैं इंटरफेरॉन। तो अगर ये एक कोशिका है और ये सामान्य कोशिका है, और ये सामान्य कोशिका जो है इसके अंदर विषाणु का संक्रमण हो गया, ये विषाणु आ गया कोशिका में और अंदर ही अंदर इसने इसके जनिक पदार्थ पर नियंत्रण कर लिया और ये देखो गुणन कर रहा है, अपनी मल्टीपल कॉपी बनाता ही जा रहा है। इसी बीच में ये कोशिका बोलेगी अरे मर तो रही हूं, ये लो लो कोशिकाओं, बाकी कोशिकाओं अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, मैं तो जा रही हूं। समझ गए इस बात को? तो मरते मरते ये कोशिका, सुनो तो बच्चों, मरते मरते ये कोशिका क्या करेगी? मरते मरते ये कोशिका एक रसायन स्रावित कर देगी जो होगा इंटरफेरॉन। और जबकि ये सभी कोशिका भी संक्रमित है या असंक्रमित, इन सभी कोशिकाओं पर यह रसायन आएगा और रसायन इन सभी कोशिकाओं को कहेगा अरे भाई बनाकर तैयार रखो अनुवादन संदमन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? क्योंकि वो तो गया, जिसने मुझे भेजा है वो तो अब तक चला गया होगा और उसमें से विषाणु बाहर आ गया होगा।
क्यों? बोले वो क्यों चला गया होगा? बोले क्योंकि उसमें इतने छेद कर दिए होंगे प्राकृतिक मारक ने। याद है इसके ऊपर तो प्राकृतिक मारक ने काम कर दिया ना। बोले ये फट गई होगी और इसके अंदर से जो विषाणु गुणन कर चुके हैं वो बाहर निकल रहे होंगे, वो आप तक आएंगे और आप तक आएंगे, आपके अंदर भी विषाणु संक्रमण फैलाएंगे। लेकिन आप तैयार रहना, पहले से ही अनुवादन संदमन प्रोटीन बनाकर, कैसा प्रोटीन बचाओ? ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन बनाकर तैयार रहना, ताकि आप पर विषाणु आए, आपके जनिक पदार्थ को नियंत्रण में कर भी ले, लेकिन अपनी संख्या तो तभी बढ़ा पाएगा ना जब ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन करेगा। और ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा तो प्रोटीन नहीं बना पाएगा, और प्रोटीन नहीं बना पाएगा तो अपनी संख्या बढ़ा ही नहीं पाएगा। क्या समझ पा रहे हैं इस बात को? तो क्या मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया होगा कि इंटरफेरॉन काम कैसे करता है। इंटरफेयर करता है विषाणु की वृद्धि को बढ़ने से। वो बोलता है कि विषाणु हम आपको संख्या में बढ़ने ही नहीं देंगे, क्योंकि आप जिस भी कोशिका के पास जाएंगे वो कोशिका पहले से टीआईपी बनाकर रखी हुई है। टीआईपी मतलब ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन, अनुवादन संदमन प्रोटीन बनाकर तैयार बैठी है। आप उसके अंदर जाकर अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाएंगे। तो कुल मिलाकर क्या इंटरफेरॉन जो है वो भी विषाणु को मार रहा है या उसके गुणन को रोक रहा है? गुणन को रोक, विषाणु को नहीं मार रहा है। समझ गए इस बात को? विषाणु को नहीं मार रहा है। समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक है, तो अगर हम बात कर लेते हैं, इस प्रकार से काम करता है इंटरफेरॉन। बहुत सिंपल बात थी ना बच्चों। एक बात और लिखवाऊंगा कि इंटरफेरॉन जो होता है वो जाति विशिष्ट होता है। जाति विशिष्ट का मतलब आप सबके पास जो इंटरफेरॉन होगा वैसा ही इंटरफेरॉन मेरे अंदर भी है। आपके अंदर कोई भी विषाणु प्रवेश करे, जिस तरह का इंटरफेरॉन आपकी विषाणु संक्रमित कोशिका स्रावित करती है वैसा ही मेरे अंदर भी करती है, क्योंकि हम सभी एक जाति के हैं। इसका मतलब ये जाति विशिष्ट है। लेकिन किसी गाय के अंदर बनने वाला इंटरफेरॉन, किसी बंदर में बनने वाला इंटरफेरॉन, किसी शेर में बनने वाला इंटरफेरॉन हमारी जैसा है या अलग है? अलग है। तो इंटरफेरॉन जाति विशिष्ट होते हैं। हाँ, लेकिन ये विषाणु के लिए अविशिष्ट होते हैं। समझे क्या? विषाणु के लिए अविशिष्ट का मतलब यह है कि अगर मेरे शरीर में सामान्य जुकाम का वायरस चला गया विषाणु, तो मेरी कोशिका इंटरफेरॉन बनाएगी। अगर मेरे शरीर के अंदर पोलियो वाला विषाणु चला गया, पोलियो विषाणु जानते हैं ना, तो भी मेरे अंदर क्या होगा? वही इंटरफेरॉन बनेगा। मेरे अंदर जो है वो कोई और, अगर हम बात कर लेते हैं इन्फ्लुएंजा का विषाणु चला गया, तो भी मेरे अंदर वही क्या होगा? इंटरफेरॉन बनेगा। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर अगर हम बोल दें कि हेपेटाइटिस बी विषाणु चला जाए तो कोई अलग बनेगा। आपके अंदर अगर हम बोल दें कि एचआईवी चला जाए तो कुछ और बनेगा। जेनाइटल हर्पीज चला जाए तो कुछ और बनेगा। ये जिन ठीक नहीं हो सकते वो मैंने आपके अंदर भेजे थे। ठीक है, ठीक है, तो जो ठीक हो सकते हैं वो मेरे पास थे। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ऐसे विषाणु अगर चले जाएं तो आपके लिए ऐसा नहीं कि हर विषाणु के लिए अलग अलग तरह का इंटरफेरॉन बनता है। एक ही विषाणु के लिए विशिष्ट, मतलब मेरे अंदर किसी भी तरह का विषाणु जाए, मेरी कोशिका जो इंटरफेरॉन बनाती है वो एक जैसा ही होता है। हाँ, लेकिन हम सब में जो इंटरफेरॉन है वो एक जैसा है। हमारे जैसा इंटरफेरॉन किसी अन्य जाति में नहीं है। तो जाति के लिए तो विशिष्ट, विषाणु के लिए अविशिष्ट। पक्का? बहुत सारे तरह के विषाणु के लिए भी हमारे शरीर में इंटरफेरॉन अलग अलग बनता है या एक जैसा? एक जैसा। ठीक है, और लेकिन हम सभी एक जाति के सदस्य हैं, इसलिए हम सब में इंटरफेरॉन कैसा है? एक जैसा। तो जातियों में विशिष्ट है लेकिन विषाणु के लिए विशिष्ट नहीं है। समझ गए ना बच्चों? ठीक है, ये बात। इसके अलावा एक बात और मैं बताऊंगा कि इंटरफेरॉन को बाहर हमने देखा कि इंटरफेरॉन जैसी संरचना जो अभी मैंने बोला था 270 अमीनो अम्ल होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, मैंने बताया ना बच्चों अभी आपको। ऐसे इंटरफेरॉन को बाहर लेबोरेटरी में भी बनाया गया। बाहर प्रयोगशाला में इंटरफेरॉन बना लिए गए हैं, क्योंकि भाई नॉर्मल सी बात है, अमीनो अम्ल है और ये क्या बाहर नहीं बना सकते? मेडिसिन तो बनती है ना बाहरी। सही बात है। जैसे हमने ऑक्सीटोसिन से मिलता जुलता पिटोसिन बना लिया है ना, बाहर हमने संश्लेषित एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बना लिया, पढ़ लिया ना बच्चों। हमने एनाबॉलिक स्टीरॉइड बना लिए, टेस्टोस्टेरॉन, है ना। ऐसे हमने लेबोरेटरी के अंदर इंटरफेरॉन भी बनाए हैं अलग अलग तरह के, अल्फा इंटरफेरॉन, बीटा इंटरफेरॉन, ऐसे और भी गामा भी बनाया है। लेकिन ये जो इंटरफेरॉन है इनसे हमें चिकित्सा जो है या मेडिसिन के फॉर्म में हेल्प मिली है। जैसे अल्फा इंटरफेरॉन को उपयोग में लेकर हम कैंसर का उपचार कर सकते हैं। अल्फा इंटरफेरॉन को लेकर हम किसका उपचार कर सकते हैं? साइंटिस्ट ने आजकल एक नई रिसर्च की है, आपने सुना होगा कैंसर में कीमोथेरेपी देते हैं।
आपने को सुना होगा रेडियोथेरेपी देते हैं, सुना है कि बच्चे सभी ने, है ना। आपने को सुना होगा कैंसर में सर्जरी करते हैं, ठीक है। लेकिन एक नई चीज और है, इम्यूनोथेरेपी। कौन सी थेरेपी है बच्चों? एक्चुअली होता क्या है कि हमारी कैंसर कोशिकाएं जो होती है ना, बताओ ये बाहर से आई है या खुद की है? कभी कैंसर कोशिका बाहर से थोड़ी आती है। अरे बोलो, किसी को डाउट है क्या? ऐसा होता है कि कैंसर कोशिका किसी में बाहर से कैंसर कोशिका आ गई, ऐसा तो नहीं होता ना बच्चों। कैंसर कोशिका तो शरीर के अंदर ही कोशिका होती है, वही उत्परिवर्तित हो जाती है, तो वही कैंसर कोशिका में बदल जाती है। सुना है सभी ने? ऐसा तो नहीं होता ना कि कैंसर संक्रामक रोग है क्या? कैंसर संक्रामक रोग है क्या? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैंसर फैलता है? नहीं फैलता। सही बात है ना बच्चों? नहीं, किसी भी तरह से नहीं, किसी भी तरह से। कैसे? अरे कुछ भी बोल रहे, ठीक है। अरे हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह पर फैलता है रक्त द्वारा। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है क्या? इसको संक्रामक बोलते हैं। हमारे शरीर में फैलता है, इसको संक्रामक बोलते हैं क्या बेटो? संक्रामक रोग का मतलब क्या? एक व्यक्ति में कैंसर हो, क्या वो दूसरे व्यक्ति में चला जाएगा? अरे उसका रक्त भी दे दो तो भी नहीं जाएगा, उसमें कैंसर कोशिका भर दो, खिला दो उसको, तो भी नहीं जाएगा। ऐसे नहीं जाता कैंसर कभी भी। हाँ हाँ, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। याद रखें, हमारे शरीर के अंदर जब कैंसर विकसित हो जाए तो वो रक्त द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक फैल जाता है, वो मेटास्टेसिस कहलाता है। ऐसा नहीं होता कि किसी को कैंसर है तो उसका रक्त किसी को और दे दिया तो उसको भी कैंसर हो जाएगा, ऐसे नहीं होता कभी भी। समझ गए इस बात को? अरे नहीं होता भाई, मैं बोल तो रहा हूं तो फिर उसके बाद भी पूछ रहा वही बात। मूवी में? कौन सी मूवी में? वो वाली मूवी जिसमें हार्ट फेंक कर मारता है दूर से और वो ऑपरेशन थिएटर में जाता है, लाइट जल जाती है, उसी मूवी की बात कर रहा है? या फिर उस मूवी की बात कर रहा है जिसके अंदर डॉक्टर बोलता है हम आपके पति को नहीं बचा सकते, फिर पत्नी बोलती है अब मैं करूंगी ऑपरेशन? वो वाली मूवी की बात कर रहा है? अब देखना एक पत्नी की शक्ति है। क्या ही कर रहे हो फालतू में डॉक्टरी वॉक्टरी, क्या है फालतू रखा है इन सब में? हार्ट फेंक कर मारो यहीं से ही, ठीक है। देखा वो वाला सीन, देखा है क्या? तो मैं बता रहा हूं, मान ले भाई, मूवी के मान रहा बेबी, ठीक है। यस, सही बात है ना बच्चों? हाँ, तो अगर हम बात करें, क्या बोल रहा था, कैंसर फैलता नहीं है। तो अब सुनिएगा बच्चों, एक व्यक्ति की कोशिका है, वही कोशिका उत्परिवर्तित हो गई तो वो किस में बदल गई? कैंसर कोशिका में। अगर वही कोशिका कैंसर कोशिका में बदल गई है तो प्रतिरक्षा तंत्र, जैसे ये कोशिका कैंसर कोशिका है, मान लिया हमने, ये कोशिका कैंसर कोशिका है, बाकी ये सारी कोशिकाएं सामान्य कोशिकाएं, तो प्रतिरक्षा तंत्र बोलेगा और भाई क्या हालचाल है बेड़ी, बढ़िया, कोई 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 गड़बड़ तो नहीं है? नहीं है, सब सही है, ठीक है। क्योंकि कोई गड़बड़ तो चेक करता है, अच्छा अच्छा तो विषाणु संक्रमित, अब तुम में बहुत छेद करेंगे, है ना। लेकिन अगर सब सही है, सब सही है तो कोई बात नहीं, बिल्कुल छोड़ देता है, इधर भी देख लेता है, हाँ भाई बस सब सही है, सब सही है, सब सही है, ये सही होगा, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। तो एक्चुअली मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रतिरक्षा तंत्र कभी भी हमारी कैंसर कोशिकाओं को पहचान नहीं पाता, इसीलिए प्रतिरक्षा तंत्र कभी भी उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया देता है या नहीं देता? देता ही नहीं है, याद रखिएगा। तो यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कैंसर कोशिका को पहचान कर उसको मारने लगे, जैसे ये एनके सेल करती हैं, समझ रहे ना, वैसे एंटीबॉडी में उपार्जित प्रतिरक्षा की बात कर रहा हूं, कभी भी एंटीबॉडी हमारी कैंसर कोशिका के विरुद्ध बनती है या नहीं बनती? ये बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट कभी पहचान ही नहीं पाते। वो बोलते हैं अच्छा कैंसर कोशिका, भाई मुझे क्या पता, अपनी कोशिका है, ठीक है, अपनी ही कोशिका है, तो वो उसको नहीं पहचान पाते और उसके विरुद्ध हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कभी एंटीबॉडी बनाता है या नहीं बनाता? नहीं बनाता। लेकिन अगर एक मेडिसिन बनाई गई है जिसका नाम है अल्फा इंटरफेरॉन, क्या बनाई गई है? और अल्फा इंटरफेरॉन अगर किसी कैंसर वाले व्यक्ति को दे दिया जाए तो उसके प्रतिरक्षा तंत्र को कहा जाता है, ओए प्रतिरक्षा तंत्र समझ, प्रतिरक्षा तंत्र तो समझ ले इस बात को कि तुझे कैंसर कोशिका को मारना है। अरे ये तो अपनी है, नहीं तुझे मारना है, पहचान इस तरह की कोशिका जो होगी टेढ़ी मेढ़ी सी, इसके ऊपर ये इस प्रकार के ग्राही लगे होंगे, तुझे पहचानना है और इस कोशिका को मारना है। अब लेकिन प्रतिरक्षा तंत्र बोलेगा चलो ठीक है, मेरे अंदर परिवर्तन कर दिए हैं, मुझे बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफाई कर दिया है। क्या कर दिया बच्चों? बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स को मॉडिफाई कर दिया है। हम बोल सकते हैं कि
बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स को चेंज कर दिया, हमारी अनुक्रिया को, हमारी प्रतिक्रिया को, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की प्रतिक्रिया में परिवर्तन कर दिया। अभी तक प्रतिरक्षा तंत्र बोलता था सब अपनी कोशिकाओं को मैं कुछ नहीं करूंगा, बाहर से कोई आएगी तो मारूंगा, और कैंसर कोशिका तो अपनी ही कोशिका है तो वो उसको कुछ नहीं करता था। लेकिन अब प्रतिरक्षा तंत्र में ऐसे परिवर्तन कर दिए अल्फा इंटरफेरॉन ने कि अब प्रतिरक्षा तंत्र ढूंढेगा और कैंसर कोशिका को मिलते ही उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बनेगी और उसे मारने लगेगा। तो क्या ये चिकित्सा बहुत अच्छी है या नहीं? कि अगर कैंसर के पेशेंट में प्रतिरक्षा तंत्र ही कैंसर कोशिका को मारने लगे तो ये तो बहुत ही बढ़िया हो जाए। लेकिन याद रखें बच्चों, इसे कहा जाता है इम्यूनोथेरेपी। कौन सी थेरेपी? तो आजकल कैंसर की चिकित्सा में इम्यूनोथेरेपी को भी उपयोग में लिया जाता है। देखो 100% तो ठीक नहीं हो पाता कैंसर, क्योंकि अगर फैल गया है तो उसका कारण तो पता चल रहा है, कारण तो उत्परिवर्तन है, तो उस कारण के ऊपर तो आप खत्म कर ही नहीं रहे, कारण के ऊपर तो कोई कार्य नहीं कर रहे कि कहां से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, उसके वो कहां से बढ़ रहा है, उन सब पे तो काम कर ही नहीं रहे। लेकिन आप कैंसर कोशिका जो बन रही है उसको मार रहे हैं, तो जहां से बन रही है उस चीज का तो हम समाधान नहीं कर रहे, बनने वाली को मार रहे हैं। तो इस बात को याद रखें कि कैंसर तो इससे ठीक तो नहीं होता, लेकिन हम उसका जीवन काल बढ़ा सकते हैं, इम्यूनोथेरेपी द्वारा उसका जीवन काल बढ़ा सकते हैं। क्या मैंने अभी जो बात बताई वो समझ में आई कि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कैंसर सेल को पहचान कर मार नहीं पाता, लेकिन अल्फा इंटरफेरॉन बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफाई कर देता है। अभी मैं हिंदी में एनसीईआरटी में देखकर बता दूंगा, ठीक है, कि क्या बोलेंगे इसको, और उसको जैसे ही परिवर्तन करता है, मॉडिफाई कर देता है, रूपांतरण कर देता है, उसके अंदर चेंज कर देता है, तो वो प्रतिरक्षा तंत्र अब कैंसर कोशिकाओं को चुन चुनकर एंटीबॉडी उसके विरुद्ध बनाकर मारने लगता है। समझ गया? कैंसर का तो पता ही तब चलता है जब सेकंड थर्ड स्टेज होती है। जीवन काल बढ़ाना, अभी मैंने बोला ना, एक व्यक्ति का अगर कैंसर से डॉक्टर ने बोल दिया कि 6 महीने बाद मर जाएगा, अगर आपने इम्यूनोथेरेपी देकर उसको 3 साल भी जिंदा रखा तो कुछ तो रखा। सही बात है, कुछ तो ना के बराबर। घर वाले भी ये तो बोलेंगे हाँ भाई रखो जितना रखना चाहते हो, 2 साल तो जिंदा रखो भाई, हमारा आदमी है। सही बात है बच्चों, ठीक है। तो 100% तो नहीं, लेकिन हम ये बोल सकते हैं जीवन काल थोड़ा बढ़ा सकते हैं। खवा दो, पहले पहले ही खवा दो, हाँ, सबत्ती खिला दो पहले ही, हाँ। ना मुन्ना जे ना हो पाएगो समझ गए ना? तो हाँ, कहाँ का है तू? बुंदेलखंड का है? हाँ ठीक है, पहले ही खपा दो फिर, ठीक है। नहीं बच्चा ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। अभी मौसम चेंज हो रहा है, खा ले 2-4 पैरासीटामोल, क्या पता शाम तक बीमार हो जाए तो। सही बात है ना? तो ऐसे नहीं कर सकते ना, ऐसे नहीं। साइड इफेक्ट भी होते हैं थोड़े थोड़े, प्रतिरक्षा तंत्र के अंदर चेंजेस करने के, दवाइयों के साइड इफेक्ट भी होते हैं। और इसी प्रकार से बीटा इंटरफेरॉन भी आता है जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस, बीटा इंटरफेरॉन किसमें काम आता है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस के केस में दिया जाता है, ठीक है। हाँ, कैंसर में बेटा, हाँ हम कैंसर पढ़ेंगे अलग से तब बताएंगे, है ना? कैंसर अलग से टॉपिक पढ़ेंगे बच्चे, इसमें आएगा ना कैंसर आगे, तब बताएंगे, ठीक है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के केस में बीटा इंटरफेरॉन देते हैं। मैं अभी बताता हूं, लिखते लिखते जल्दी से इंटरफेरॉन लिखिए बच्चों, कुछ भी नहीं लिखा क्या अभी? लिखिएगा बीटा बीटा के इंटरफेरॉन के बारे में लिखिएगा। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन जिनका आणविक भार कम होता है तथा 270 अमीनो अम्ल 270 अमीनो अम्ल के बने होते हैं। दो सौ सत्तर अमीनो अम्ल के बने होते हैं, आणविक भार कम होता है, लिख लिया ना? लिख लिया, ठीक है। तथा 270 अमीनो अम्ल के बने होते हैं। लिखिएगा इंटरफेरॉन प्रति विषाणु प्रोटीन है, प्रति विषाणु प्रोटीन है
कैसे बचे? प्रति विषाणु प्रोटीन है जो विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित किए जाते हैं, जो विषाणु संक्रमित कोशिका द्वारा स्रावित किए जाते हैं तथा असंक्रमित कोशिकाओं को विषाणु संक्रमण से बचाते हैं। विषाणु संक्रमण से बचाते हैं क्योंकि यह कोशिकाओं को अनुवादन संदमन प्रोटीन ये लिखा है बच्चों, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन टीआईपी, अनुवादन संदमन प्रोटीन, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं, के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है। इंटरफेरॉन जाति विशिष्ट होते हैं परंतु यह विषाणु के लिए अविशिष्ट होते हैं। विषाणु के लिए अविशिष्ट होते हैं। आगे लिखें, उदाहरण एग्जाम्पल, अल्फा इंटरफेरॉन का उपयोग कैपोसी सार्कोमा, लिखा है बच्चों, सुना आपने? कैपोसी सार्कोमा, ब्रैकेट में लिखिएगा योजी उत्तक का कैंसर, योजी उत्तक का कैंसर के उपचार में किया जाता है योजी उत्तक का कैंसर ब्रैकेट बंद के उपचार में किया जाता है ठीक है। नेक्स्ट टाइम में लिखिएगा
कैंसर कोशिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा पहचाने जाने से तथा नष्ट होने से कैंसर कोशिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा पहचाने जाने से तथा नष्ट होने से बच जाती हैं। अल्फा इंटरफेरॉन के प्रयोग से अल्फा इंटरफेरॉन के प्रयोग से जैविक अनुक्रिया रूपांतरण होता है। हिंदी बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर। जैविक अनुक्रिया रूपांतरण होता है तथा प्रतिरक्षा तंत्र कैंसर कोशिकाओं के विरुद्ध प्रतिक्रिया देने लगता है। कैंसर कोशिकाओं के विरुद्ध प्रतिक्रिया देने लगता है। के विरुद्ध प्रतिक्रिया देने लगता है। लिखा बच्चों आपने? आगे लिखें सेकंड एग्जांपल। बीटा इंटरफेरॉन का उपयोग मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसे स्व प्रतिरक्षा रोग सुना है बच्चों? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जैसे स्व प्रतिरक्षा रोग के निदान में किया जाता है। स्व प्रतिरक्षा रोग के निदान में किया जाता है जिसमें न्यूरॉन मतलब तंत्रिका, न्यूरॉन की माइलिन आच्छद सुना है? माइलिन आच्छद के विरुद्ध प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी बनने लगती है। माइलिन आच्छद के विरुद्ध प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी बनने लगती है तथा वह नष्ट होने लगती हैं। बच्चों, क्या आप स्व प्रतिरक्षा रोग जानते हैं? बच्चों, अगर हम बात करें स्व प्रतिरक्षा रोग में, आप जानते हैं प्रतिरक्षा तंत्र क्या करने लगता है? अपने ही कोशिकाओं के विरुद्ध
बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, ये आगे आएगा टॉपिक बहुत अच्छे से। अभी तो हम बहुत यहाँ पर वर्ड आ गया बीटा इंटरफेरॉन। तो बच्चों स्वयं प्रतिरक्षा तो तंत्र के अंदर हमारा प्रतिरक्षा तंत्र अपने ही शरीर के विरुद्ध प्रतिरक्षी बनाने लगता है, एंटीबॉडी बनाने लगता है। जैसे अगर हमारा प्रतिरक्षा तंत्र भूल जाए कि माइलिन आच्छाद क्या है और माइलिन आच्छाद के विरुद्ध ही एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दे, तो हमारा माइलिन आच्छाद बोलेगा अरे भैया मैं तो यही का हूं। बोले पता नहीं, हमको नहीं लग रहे, तो हम तो मारेंगे। ठीक है, तो अगर हमारा प्रतिरक्षा तंत्र अपने ही शरीर के किसी भाग के विरुद्ध एंटीबॉडी बना दे तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? ठीक है, स्वयं प्रतिरक्षा रोग। जैसे हमारे न्यूरॉन के ऊपर माइलिन आच्छाद होता है, सुना है क्या बच्चे सभी ने? और अगर उस माइलिन आच्छाद के विरुद्ध एंटीबॉडी बन जाए तो माइलिन आच्छाद नष्ट होने लगेगा। और आप जानते हैं माइलिन आच्छाद के कारण ही तो हमारे तंत्रिका आवेग जो है वो तेजी से जाते हैं, कूदते कूदते। क्या सुना है? सॉल्टेटरी कंडक्शन। सॉल्टेटरी कंडक्शन स्लो है या फास्ट? फास्ट, तेजी से तंत्रिका आवेग तेजी से जाता है। तो अगर किसी के माइलिन आच्छाद नष्ट हो जाए ना बच्चों न्यूरॉन पे से, तो तंत्रिका आवेगों का संचरण तेज हो जाएगा या धीमा? समझ में आ रहा है बच्चे? नहीं आ रहा है? थोड़ा थोड़ा तंत्रिका आवेगों का संचरण थोड़ा धीमा हो जाएगा। और अगर ऐसा हो जाए तो याद रखिएगा, तंत्रिका आवेगों का संचरण अगर धीमा हो जाए तो इसे बोलेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस। क्या बोलते हैं बच्चों? और बच्चों इस रोग के लिए, इसके निदान के लिए कौन सा इंटरफेरॉन काम में आता है? बीटा इंटरफेरॉन। कौन सा? तो बस इतना सा याद रख लें, वैसे एनसीईआरटी में ये है नहीं, हो जाए तो ठीक है। ठीक है, आइए बच्चों अब ध्यान रखिए बच्चों, बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूं, एक चीज नोटिस कीजिए। मस्तिष्क, हमारा मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र व अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा किस पे प्रभाव डालता है? और प्रतिरक्षा तंत्र किसका नियमन करता है? स्वास्थ्य का। क्या पूरी बात सुनी आपने? फिर से बोलिएगा, मस्तिष्क किसके द्वारा? तंत्रिका तंत्र व अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा किस पे प्रभाव डालता है? और प्रतिरक्षा तंत्र किसका नियमन करेगा? इसका मतलब अगर आपके मस्तिष्क में गड़बड़ चल रही है तो इसके और इसके द्वारा इसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। क्या आपने इस बात को आसान शब्दों में सुना है? ज्यादा टेंशन मतलब बीमार हो जाएगा, यही लिखा है सामने। टेंशन लिया और बीमार हो जाएगा। क्या इनका संबंध दिख रहा है आपको? आपने टेंशन ज्यादा ली, आपका तंत्रिका तंत्र अंतःस्रावी तंत्र गड़बड़ाया, और वो गड़बड़ाया तो उसने प्रतिरक्षा तंत्र पर सही से प्रभाव नहीं डाल पाया, उसको प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर रहा और बीमार। क्या ये बात याद रखोगे? जल्दी से इसको नोट कर लो, क्योंकि इसके बाद हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। और वो है इन्फ्लामेशन। सुने हो कभी? या प्रदाह प्रक्रिया, आप उसको शोथ क्रिया भी कहते हैं। सुना है क्या? अरे पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, श्रोणी शोथज रोग पढ़े थे ना, पीआईडी। नहीं पढ़ा? पढ़ा? ठीक, तो जल्दी से इसको नोट करके 5-7 मिनट का एक टॉपिक है छोटा सा, वो पढ़ लेते हैं। वैसे ये बच्चों एनसीईआरटी में नहीं है, सुन ले तो अच्छी बात है, टेस्ट में आएगा, बिल्कुल आएगा। आज तक जो पढ़ा रहे सब आएगा। ठीक है, हाँ सब आएगा बेटा। हाँ इन्फ्लामेशन में ही है अभी, बस अभी बनाओ मत, सब आएगा बेटा, चिंता क्यों कर रहे हो? 10 मिनट का ब्रेक भी तो है तुम्हारा, ऐसे घबरा क्यों जाते हो तुम? सब बताऊंगा, जो बोर्ड पे मैंने लिखा है बताने के लिए लिखा है ना। अच्छे, हाँ ठीक है। हाँ बच्चों सुनिएगा, अब हम जिसके बारे में बात करते हैं वो है इन्फ्लामेशन या प्रदाह प्रक्रिया या शोथ क्रिया। बोलना बच्चों एक बार नाम, इन्फ्लामेशन या फिर प्रदाह प्रक्रिया या फिर शोथ क्रिया की बात करते हैं बच्चे। इन्फ्लामेशन बच्चों, अगर कोई मधुमक्खी मुझे काट जाए तो आपको पता है ना, मधुमक्खी अगर काट जाएगी तो उस स्थान पर क्या होगी? स्वेलिंग आएगी, सूजन आ जाएगी, वो भाग थोड़ा सा लाल हो जाएगा, वो भाग थोड़ा गरम गरम लगेगा, वो भाग जो है उस भाग के अंदर बच्चों क्या होगा?
उस भाग के अंदर आपने सुना होगा कि उस भाग के अंदर जो है वो अगर दर्द होगा और वो काम नहीं कर पाएगा सही से, यही होगा। अगर मेरा हाथ यहां से कट जाए क्या सूजन आएगी? हाँ। लाल हो जाएगा? हाँ। दर्द होगा? हाँ भैया, ठीक है। हाँ ठीक है। और इसके अलावा इस हाथ को काम करने में प्रॉब्लम आएगी? हाँ। गरम गरम लगेगा थोड़ा? हाँ, गरम गरम भी लगता है बच्चों, थोड़ा सा चोट लग जाती है। तो ये सारी चीजें जो होती है ये किसमें आती है? शोथ क्रिया में। किसमें बच्चों? बच्चों शोथ क्रिया के लिए जो जिम्मेदार है वो है मुख्यतः हिस्टामीन। कौन बच्चों? बच्चों, और हिस्टामीन जो होता है वो आता है योजी उत्तक की मास्ट कोशिका से। योजी उत्तक की कोशिका का नाम है कौन सी कोशिका? मास्ट कोशिका। सुना है क्या कभी नाम? योजी उत्तक की मास्ट कोशिका से तथा रक्त की बेसोफिल, बोलो बच्चों कौन सी? रक्त की बेसोफिल से आता है बच्चों कौन? रक्त की बेसोफिल से आता है हिस्टामीन तथा सेरोटोनिन। वैसे यहां से हिपेरिन भी आता है। वैसे यहां से कौन आता है? आप जानते हो कि हिपेरिन तो रक्त का क्या है? प्रतिस्कंदक। बच्चों सभी ने सुना है? कोई ऐसा इसने हिपेरिन नाम ना सुना हो? हिपेरिन रक्त प्रतिस्कंदक है। सुना है क्या बच्चे सभी ने? ये रक्त का थक्का बनने नहीं देता, ठीक है। इसके अलावा यहां से सेरोटोनिन आता है जो वाहिकाओं को संकुचित रखता है। लेकिन यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं वो है हिस्टामीन। कौन बच्चों? बच्चों हिस्टामिन रक्त वाहिकाओं को फैलाता है। हिस्टामिन रक्त वाहिकाओं को फैलाता है। वाहिका का क्या करता है बच्चों? प्रसार करता है। तो बहुत ध्यान से सुनना, जैसे ही मुझे मधुमक्खी ने काटा, ठीक है, जैसे ही मुझे चोट लग गई, वैसे ही यहां पर आएगा चोटग्रस्त उस तक से कौन? हिस्टामिन। कौन आएगा? और हिस्टामिन क्या करेगा? वाहिका का प्रसार। क्या आप देख रहे हैं बच्चों? ये रही रक्त वाहिका। यह है रक्त वाहिका में भी सबसे छोटी रक्त वाहिका, क्या नाम है? रक्त केशिका, कैपिलरी। और ये जो है वह जो डायलेटर है, रक्त वाहिका को प्रसार कर दिया, देख लीजिए फैला दिया। अगर रक्त वाहिका फैल जाएगी तो अगर इस जगह पर, बहुत ध्यान से सुनना, इस जगह पर कीट ने काट लिया, इंसेक्ट बाइट हुआ है, यहां पर इंजरी हो गई है, चोट लग गई है, मान लिया यहां पर, इस जगह यहां पर मान लिया, तो इस जगह की रक्त वाहिका को फैलाने के लिए कौन आ गया? हिस्टामीन। हिस्टामीन ने रक्त वाहिका को फैला दिया या सिकुड़ जो है नैरो कर दिया? ये सक्रिय हो गई या चौड़ी? चौड़ी हो गई है। तो बताइए इस जगह रक्त ज्यादा आएगा या कम? ज्यादा। पाइप बड़ा हो गया तो रक्त ज्यादा ही आएगा ना बच्चों, ठीक है। अगर रक्त ज्यादा आएगा तो आरबीसी भी, अगर आरबीसी ज्यादा आएगी तो ये भाग थोड़ा सा ज्यादा। अरे कहीं आरबीसी ज्यादा आ जाए तो वो भाग ज्यादा लाल होगा या नहीं? पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के गाल लाल होते हैं, समझे क्यों? क्योंकि उनमें आरबीसी की संख्या ज्यादा होती है। अरे समझ गए ना बच्चों? तो उसी प्रकार से यहां पर भी गाल नहीं, जहां चोट लगी है वो जगह क्या हो जाएगी? थोड़ी सी ज्यादा लाल दिखेगी, क्योंकि वहां पर आरबीसी की संख्या क्या हो गई है? ज्यादा। समझ गए? अगर आरबीसी ज्यादा आएगी तो ऑक्सीजन ज्यादा लाएगी, और अगर ऑक्सीजन ज्यादा लाएगी तो उपापचय क्रिया, अरे ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो उपापचय क्रिया धीमी या तेज? क्या बेटो? C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O + एनर्जी। नहीं सुना क्या? सुने हो ना? तो आरबीसी ज्यादा आएगी, ऑक्सीजन लाएगी, ग्लूकोज का अपघटन होगा, और उस उपापचय क्रिया से C6H++ अपने क्या बोला? 6CO2 + 6H2O + एनर्जी बोला हम। एनर्जी, वही तो एनर्जी क्या है? हीट, गरम गरम। समझे बच्चों? लग रहा है ना गरम? ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। और जैसे ही एक चीज समझना, जैसे ही कीट ने काटा, चोटग्रस्त उस्तक से नाम से क्लियर हो गया होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन, और प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण ही तो क्या दर्द होता है। समझ गए बच्चों? क्या दर्द हमने पहले ही पढ़ लिया है। प्रोस्टाग्लैंडिन याद है, हर जगह से आता है प्रोस्टाग्लैंडिन, बोला था, आ गया। और याद रखें बच्चों, और जहां चोट लगी उस भाग को काम करने में तो समस्या आएगी आएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों यहां पर एक चीज और, क्या यहां पर आरबीसी ज्यादा आएगी तो बताओ यहां पर डब्ल्यूबीसी या भक्षक कोशिका भी ज्यादा आएगी या कम? भाई रक्त ही ज्यादा आ रहा है तो बाकी सब चीजें भी ज्यादा ही आएंगी, और अगर बाकी सब चीजें भी ज्यादा आएंगी, बाकी सब चीजें भी ज्यादा आएंगी, तो उसकी वजह से ये देखो डब्ल्यूबीसी यहां आ गई। तो देखो सबसे पहले भक्षक कोशिका
जो है आरबीसी ज्यादा आई तो डब्ल्यूबीसी भी ज्यादा आई। तो अब सुनना, सबसे पहले प्रदाह प्रक्रिया में हुआ क्या? वाहिनी प्रसार हो गया। वाहिनी प्रसार के बाद क्या हुआ? देखो, वाहिनी प्रसार हुआ, उसके बाद ये जो डब्ल्यूबीसी यहां पर आई भक्षक कोशिका, वो देखो वाहिका की दीवार पर चिपक गई। देख रहे बच्चों? जैसे ही सबसे पहले ग्रीन वाली को देखो, ग्रीन वाली क्या, ये वाहिका की केशिका की दीवार पर चिपक गई है। देखो दूसरा नाम क्या है? एडेशन। अरे बोलो सभी। मतलब भक्षक कोशिका का वाहिकाओं की दीवार से चिपकना। और जैसे ही इसकी दीवार से चिपक जाएगी, वैसे ही क्या हो जाएगा बच्चों? अब ये इस दीवार से बाहर निकल जाएगी। और जैसे ये, बच्चों याद रखना, इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन छिद्रों द्वारा ये बाहर निकल जाती है। और इसके बाहर निकलने को बोलते हैं डायापेडेसिस। बोलना बच्चों, क्या कहते हैं? ये बहुत आपने शब्द सुना है कभी? ये डायापेडेसिस का मतलब होता है डब्ल्यूबीसी का केशिका की दीवार से बाहर निकलना। और बाहर निकलकर आएगी कहां? यहां। कहां? और यहां पर आकर भरती जाएगी, भरती जाएगी, भरती जाएगी। बच्चों भक्षक कोशिका आई है, मोनोसाइट न्यूट्रोफिल सुना है आपने? ये आई है और इतनी भर जाएगी त्वचा के नीचे, इतनी सारी भर जाएगी कि उस जगह से त्वचा थोड़ी ऊपर उठ जाएगी। क्या समझे? क्या आई? स्वेलिंग आ गई। क्या आ गई बच्चों? सूजन आ जाएगी। क्या अब आप समझ पाए कि सूजन क्यों आ जाती है? रक्त में से डब्ल्यूबीसी बाहर निकलकर कहां भर जाती है? रक्त में से डब्ल्यूबीसी बाहर निकलकर कहां भर जाती है? ऊतकों में भर जाती है। और इसको बाहर क्यों निकल जाती है? क्योंकि केशिकीय पारगम्यता बढ़ जाती है। बाहर क्यों निकल गई? इसके बाहर निकलने की क्रिया को क्या बोलते हैं? डायापेडेसिस। क्या बोलते हैं? तो क्या आपने सबसे पहले सुना? सबसे पहले क्या होगा? वाहिनी प्रसार करवाएगा कौन? हिस्टामिन। आवाज नहीं आ रही है? सेकंड फिर क्या होगा? डब्ल्यूबीसी केशिका की दीवार से चिपक जाएगी, मतलब आसंजन। फिर ये इससे बाहर निकल जाएगी, क्या बोलेंगे? डायापेडेसिस। और बाहर निकल के आगे तो पता है, अगर रोग कारक होगा तो उसकी ओर चलेगी। क्या? रसायनुचलन। अरे भूल गए क्या? और उसका क्या कर देगी? भक्षण। समझ गए? ठीक है, ये था इन्फ्लामेशन। और इन्फ्लामेशन में मैंने जो भी बताया है, ठीक है, आप इतना याद रख लीजिए, मैं आके लिखवा दूंगा। ठीक है, एक इस डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा, तो वो डायग्राम आप कर पाएंगे? बोलो ना बेड़ो। और क्या बताएं? और ये तीन चीजें जो लिख रहा हूं मैं, मुझे एनसीईआरटी में नहीं है, तो जितना बता दिया उतना याद रख लेंगे। ठीक है, हाँ हाँ। बच्चों एक लास्ट बात, हमने जो पढ़ लिया उसी को शॉर्ट में, फिजिकल तथा फिजियोलॉजिकल बैरियर जो हमने पढ़े, शारीरिक तथा कार्य शोध जो हमने पढ़े, रोज जो हमने पढ़े थे, वो क्या है? हमारी सुरक्षा की प्रथम पंक्ति। कौन सी कहलाते हैं ये? अरे सुरक्षा की प्रथम पंक्ति समझ गए ना? जब भी रोग कारक आएगा तो सबसे पहले इनसे सामना होगा। ये सुरक्षा की कौन सी पंक्ति बनाते हैं? उसके अलावा बुखार, कोशिकीय तथा साइटोकाइन जो अभी पढ़े हमने, ये हमारी सुरक्षा की कौन सी पंक्ति बनाते हैं? द्वितीय। और बच्चों जो हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे, कौन? बी तथा टी लसिकाणु, एंटीबॉडी। कौन बच्चों? वो हमारी सुरक्षा की कौन सी? तृतीय पंक्ति बनाते हैं। कौन सी? तृतीय पंक्ति। तो एंटीबॉडी कौन सी लाइन ऑफ डिफेंस बना रहा है? थर्ड, तृतीय पंक्ति। ठीक है, और इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये आप लिख लीजिएगा। इसके बारे में 2 लाइन नेक्स्ट क्लास में याद दिला देना, थोड़ा सा लिखवा भी दूंगा। जो मैंने कहा है कि सूजन आ जाती है, वो तो दिख ही रहा है इसमें, फिर भी आपको थ्योरी में लिखना हो तो थोड़ा सा 2 लाइन लिखवा देंगे। बच्चों क्या सबको क्लियर हुआ? आपका टेस्ट है बच्चों, तैयार होना। अरे आवाज नहीं आ रही है बच्चों, बोलो।